बंदरिया का जन्म पाने वाली स्त्री से राजकुमार ने किया विवाह। अद्भुत कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी हम आपको इस वीडियो में जो सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक है। इस कहानी का टाइटल है बंदरिया का जन्म पाने वाली स्त्री से राजकुमार ने किया था विवाह। ऐसी क्या मजबूरी थी उस राजकुमार की जिस राजकुमार ने एक बंदरिया से विवाह किया। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा देना। आइए मित्रों, अब सीधे इस कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहा करता था। उस राजा के 3 लड़का थे। लड़का बहुत ही सुंदर थे। राजा अपने पुत्रों की ओर देखता था तो राजा विचार करता था कि हमारे बेटे बहुत ही सुंदर हैं, इनके लिए सुंदर राजकुमारी भी होना चाहिए, लेकिन सुंदर राजकुमारी कहां मिलेंगे। राजा ने सुंदर राजकुमारियों की तलाश की, लेकिन उस राजा के लिए कहीं भी सुंदर राजकुमारी नजर नहीं आई। राजा बहुत ही उदास था, इस बात को लेकर के चिंतित था। मित्रों, एक दिन क्या होता है कि राजा के दरबार में एक सन्यासी का आना होता है। सन्यासी का राजा ने आदर सत्कार किया। सन्यासी ने राजा के चेहरा की ओर देखा तो सन्यासी ने राजा से पूछा, राजा साहब, आपका चेहरा उदास है, चेहरा पर चिंता छाई हुई है, इसका क्या कारण है, क्या मैं जान सकता हूं? राजा कहने लगा, महाराज, चिंता की बात यह है कि हमारे 3 बेटा हैं, 3 राजकुमार हैं। हमारे ये बेटा बहुत ही सुंदर हैं। मैं ये विचार करता हूं कि इन सुंदर राजकुमारों के लिए सुंदर राजकुमारी भी होना चाहिए, अनिवार्य है। लेकिन हमारे लिए कहीं सुंदर राजकुमारियां नजर नहीं आ रही हैं, इस बात से हम चिंतित हैं। दोस्तों, राजा की बात को सुनकर के तब सन्यासी ने 3 धनुष बाण निकाले और कहा है उस राजा से कि राजा साहब, ये 3 धनुष बाण लो और एक एक धनुष बाण अपने अलग अलग बेटों को दे दो और उनसे कहो कि इस धनुष से बाणों का निशाना लगाएं और निशाना लगा करके अपने शहर में, शहर के बाहर की ओर छोड़ दो। और ये बाण जहां गिरे, जिसके घर में गिरे, उसी की बेटी से अपने बेटों का विवाह कर दो, तभी आपकी ये चिंता दूर हो पाएगी। मित्रों, सन्यासी की बात को सुनकर के राजा सहमत हो जाता है। वो तीनों धनुष बाण अपने हाथ में ले लेता है। सन्यासी चला जाता है। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों के लिए बुलाया और एक एक धनुष बाण अपने तीनों बेटों के लिए अलग अलग हाथ में पकड़ा दिया और कहा है तीनों बेटों से कि बेटा, अपना अपना बाण निशाना लगा करके छोड़ दो और बाण ये तुम्हारा जहां गिरेगा, जिसके घर में गिरेगा, जहां भी गिरेगा, जिस जगह पर गिरेगा, उसी जगह पर जो भी लड़की होगी, उसी लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता होगा, तुम्हारा विवाह होगा। राजा का आदेश था उन राजकुमारों के लिए। राजकुमार राजा का आदेश टाल नहीं सकते थे, जो उनके पिता थे। मित्रों, भाई होता है, तीनों राजकुमारों ने अपने अपने बाण निशाना लगा करके छोड़ दिए। बाण जब छोड़े, बाण चले गए। एक बाण जो था एक राजा के राजमहल में जाकर के गिरा है, जहां उसके यहां एक सुंदर सी राजकुमारी थी, बेटी थी। दूसरा बाण जो था एक गरीब के घर में जाकर के गिरा है, उस गरीब के घर में भी एक बेटी थी। इधर दोस्तों उस जगह के लिए तलाश किया गया जहां बाण जाकर के गिरे थे। पहला बाण जो बड़े लड़के का था, राजा तलाश करता हुआ गया है और उसी जगह पर पहुंचा जहां राजा का राजमहल था, जहां उनके यहां एक सुंदर सी राजकुमारी थी। राजा ने कहा है उस राजा से कि तुम्हारी राजकुमारी के साथ हम अपने बड़े बेटे का रिश्ता करने के लिए आए हैं। दोस्तों, राजा वह सहमत हो जाता है और उसके बाद में राजा अपने बड़े बेटे यानी बड़े राजकुमार की शादी उस राजा की बेटी से कर देता है। अब दूसरे बेटा के बाण की तलाश में निकला है राजा। तलाश करता हुआ उस गरीब के घर में पहुंचा है जहां वह बाण गिरा हुआ था। वहां जाकर के राजा ने उस गरीब से कहा कि हम अपने बेटा राजकुमार की शादी तुम्हारे बेटे से करने के लिए आए हैं। दोस्तों, वह गरीब बहुत ही प्रसन्न हुआ।
फूला नहीं समा रहा था, सोच रहा था हमारे तो बहुत ही सौभाग्य है, पुण्य है जो आज हमारी जो मुझ जैसी गरीब की बेटी की शादी एक राजकुमार के साथ हो रही है। प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उस गरीब ने राजा के बीच वाले मंझले बेटे से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब दोस्तों, राजा दोनों बहुओं को लेकर के, बेटों को लेकर के घर चला आता है। इधर जो छोटा लड़का था, छोटा राजकुमार था, अब राजा उसके बाण की तलाश करने के लिए निकला है। राजा ने बहुत प्रयास किया, उसका बाण नहीं मिला। राजा घर पे चला आया। इधर वह छोटा लड़का जो राजकुमार था वह बहुत ही चिंतित होने लगा। हमारे दो भाइयों के बाण मिल गए, उनका विवाह भी हो गया, लेकिन हमारा बाण क्यों नहीं मिला है। दोस्तों, वह बाण किसी घर में, किसी गांव में नहीं गिरा था। वह बाण एक जंगल में एक वृक्ष के ऊपर गिर गया था। इसलिए राजा जो था वो गांव में, शहरों में तलाश करता रहा, लेकिन उसके लिए वह बाण नहीं मिला। राजकुमार ने विचार किया कि हमारे बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है, लेकिन हमारा बाण हमारे पिताजी के लिए मिला क्यों नहीं। पिताजी तो घर पे चले आए, अब उन्होंने तो कोशिश बंद कर दी, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा और अपने बाण को ढूंढूंगा जरूर कि मेरा बाण गया है तो कहां गया है। एक दिन क्या हुआ, वह छोटा राजकुमार अपने पिता को बता करके जाता है और कहता है कि पिताजी हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने बाण को जाकर के ढूंढेंगे जरूर, और जहां भी हमारा बाण गिरा होगा वहीं उसी जगह पर कोई भी लड़की होगी उससे विवाह करके फिर मैं आ रहा हूं। हंसते हंसते उस राजा ने अपने छोटे राजकुमार के लिए आज्ञा दे दी। घोड़ा पर सवार होता है छोटा सा राजकुमार, छोटा लड़का राजा का बाण की तलाश में निकल जाता है। पहले तो कई गांव में, कई शहरों में गया, लेकिन उसके लिए बाण नहीं मिला। फिर वह जंगल के रास्ते जा रहा था, उसे अपना बाण नजर आ गया जो उसने छोड़ा था। वो बाण एक वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था, वृक्ष के पास में पड़ा हुआ था। दोस्तों, उसने जाकर के वो बाण को देखा तो वहीं उस जगह पर जाकर के पहुंच गया। अब इधर उधर के लिए देखने लगा कि यहां पर कौन सी लड़की हो सकती है, ऐसी कौन सी कन्या हो सकती है जिसके साथ हम विवाह करें। हमारे पिताजी का आदेश है कि जहां जिस जगह पर बाण गिरेगा उसी जगह पर जो भी कन्या होगी उसी के साथ विवाह होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो हमारे पिताजी की आज्ञा का, आदेश का उल्लंघन होता है। अब इस जगह पे कोई लड़की तो नजर आती नहीं है, हम विवाह करें तो किससे करें, कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, उसके बाद में उस छोटे राजकुमार ने जब वृक्ष के ऊपर देखा है तो एक बंदरिया बैठी हुई थी। बंदरिया को जब देखा है राजकुमार ने तो राजकुमार भयभीत हो गया। राजकुमार सोचने लगा, पिता की आज्ञा के अनुसार अब हमें इससे विवाह करना पड़ेगा, और तो कोई हमें यहां नजर नहीं आया। ये बंदरिया बैठी हुई है जिस वृक्ष पर हमारा बाण गिरा है। दोस्तों, राजकुमार ने विचार किया हमारे पिता का उल्लंघन न हो जाए, मेरी पिता की कही हुई बात की मर्यादा भंग न हो जाए, इसलिए उस राजकुमार ने बंदरिया के साथ में विवाह कर लिया और बंदरिया को चुपचाप लेकर के अपने राजमहल में आ गया। इधर राजा ने तीनों बेटों के लिए अलग अलग राजमहल बनवाए हुए थे, जिसमें अलग अलग तीनों राजकुमार रहते थे। अब छोटा सा राजकुमार बंदरिया को लेकर के अपने घर पे आ जाता है। दूसरा दिन जब होता है अपने पिताजी के पास में पहुंचता है और कहता है और झूठ बोल देता है कि मैं बहुत ही सुंदर लड़की से विवाह करके आया। अपने छोटे बेटे की बात को सुनकर के मित्र राजकुमार प्रसन्न हुआ। राजकुमार सोचने लगा, चलो ठीक है, हमें तुम्हारी चिंता थी, अब तुम्हारा भी विवाह हो गया है। आज हमारी सारी चिंताएं तुम्हारे विवाह के बारे में जो थी वो सब खत्म हो गई। दोस्तों, इधर बड़े भाई उस राजकुमार के जो दोनों बड़े बेटे थे, बड़ा बेटा और मझला बेटा राजा का, वो शाम के लिए अपने अपनी पत्नियों के पास में जाते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन छोटा राजकुमार जो था वह जब अपने महल में जाता है तो अपनी बंदरिया को देखता है, और बंदरिया को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। विचार करता है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। पिताजी की आज्ञा को मैंने माना और हमारा ये हाल हो गया जो मेरी शादी बंदरिया से हो गई। अब मैं किसको बताऊं किसको ना बताऊं। अगर बंदरिया के बारे में बताते हैं कि हमारा विवाह इस बंदरिया के साथ में हुआ है तो हमारे पिताजी का भी अपमान होगा, हमारी भी मजाक बनेगी, हमारे पिताजी की भी मजाक बनेगी। इसलिए उस राजकुमार ने किसी को नहीं बताया कि हमारा विवाह बंदरिया के साथ में हुआ है। मित्रों, अब उसके दोनों भाई तो रात्रि में पत्नियों के साथ में विश्राम करते हैं, लेकिन वह बेचारा एक पलंग पर जाकर के लेट जाता है और जब बंदरिया उसके पास में आती है तो उसे भगा देता है और कहता है कि तू हमारे सामने से चली जा, तू आई है, तूने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी।
तू हमारे पास आकर के मत बैठ। इस तरीका से बदरिया से कहता है, बदरिया को धिक्कार देता है और बदरिया वहां से दूर के लिए बैठ जाता है। दोस्तों, छोटा राजकुमार बहुत ही चिंतित था, लेकिन अपनी बात बदरिया के बारे में किसी से कुछ कहता नहीं था। एक दिन की बात है मित्रों, राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को बुलाया और तीनों बेटों से कहा है कि हम अपनी बहुओं की आजमाइश करेंगे। तीनों पुत्र वधुओं की आजमाइश करेंगे कि हमारी पुत्र वधुएं क्या क्या काम कर सकती हैं और कौन सा काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तीनों बेटों ने कहा, जी पिताजी, जैसी आपकी मर्जी, आजमाइश कर लीजिए अपनी तीनों बहुओं की। दोस्तों, अपनी बहुओं के काम की आजमाइश करने के लिए राजा ने 3 बोरी धान मंगवाए। एक बोरी जो धान था वो बड़े बेटा को दिया और कहा है कि बेटा, तुम ये अपनी पत्नी के पास में ले जाओ और कहो कि सुबह तक इन धान से चावल अलग कर दें और हमारे यहां भिजवा दें। दोस्तों, यही बात मझले बेटा से कही और यही बात एक बोरा धान दे करके जो छोटा बेटा था, छोटा राजकुमार था, उससे कही। दोस्तों, तीनों बेटा एक एक बोरी धान लेकर के अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। बड़ा बेटा एक बोरी धान लेकर के घर पे जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि सुबह तक इनसे चावल अलग हो जाना चाहिए, और यही बात जाकर के मझले बेटे ने अपनी पत्नी से कही है। दोस्तों, अब तीसरा बेटा जो था वो घर पे गया और चुपचाप धान की बोरी को रख दिया और चिंता को लेकर के अपने पलंग पर बैठ गया। इधर राजा की बड़ी पुत्र वधू ने सोचा कि मैं तो एक राजकुमारी हूं, राजा की लड़की हूं, अरे मैं काहे को धान निकालूंगी, मैं काहे को धान से चावल निकालूं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। कह दूंगी कि ये बोरा लिए जाओ और जाकर के अपने पिताजी को वापस कर दो, ऐसा मैं नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सोच करके भाई बड़े बेटे की पत्नी लेटी रही, उसने कुछ नहीं किया। और जो गरीब बाप की लड़की थी, जो मझले बेटे की पत्नी थी, उसने प्रयास किया धानों से चावल निकालने के लिए, लेकिन पूरी तरह से उसने धानों से चावल नहीं निकल पाए, कुछ धान रह चुके थे। सवेरा हो गया। इधर दोस्तों, जो छोटा वाला लड़का था वह चिंता को लेकर के उस पलंग पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आज अगर हमारी पत्नी होती तो ये धानों से चावल निकाल देती, लेकिन हमारी पत्नी तो बदरिया है। अब पिता की आज्ञा का कैसे पालन हो, कैसे सुबह के लिए ये चावल ले जाएंगे, कैसे सुबह तक इन धानों से चावल निकल पाएंगे, कौन निकालेगा। ये बात को सोच करके छोटा राजकुमार पलंग पर बैठा हुआ था। बदरिया देख रही थी। अब बदरिया पलंग पर जाकर के बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ है, क्या बात है, तुम्हारे चेहरा पर चिंता क्यों है। गुस्सा में वह छोटा राजकुमार कहने लगा, तू हमारे सामने से हट जा, भाग जा, तू हमारी चिंता को क्या करेगी, क्या तू हमारा ये काम कर सकती है। बदरिया कहने लगी, बताइए तो सही बात क्या है, क्या काम है। दोस्तों, तब उस राजकुमार ने सारी बात बताई है कि ये धान का जो बोरा रखा है, सुबह तक इसमें से चावल निकल जाने चाहिए और पिताजी के पास में पहुंच जाना चाहिए, जो तू ऐसा नहीं कर सकती है। राजकुमार की बात को सुनकर के दोस्तों बदरिया ने कहा, आप घबराइए नहीं, चिंता मत करिए, आप सो जाइए और सुबह तक इन धानों से चावल निकल जाएंगे। राजकुमार ने कहा, तू तो बेमतलब की बातें कर रही है, अरे तू एक बदरिया होते हुए ऐसा कैसे कर सकती है। बदरिया ने कहा, आप सो जाइए, आप गुस्सा मत करिए। दोस्तों, वह राजकुमार सो जाता है और जब राजकुमार सो गया, लगभग रात के 12 बजे के बाद में दोस्तों उस बदरिया ने अपना रूप बदल लिया, एक सुंदर सी परी बन गई और धानों से चावल निकाल करके साफ सुंदर बना करके और रख दिए और फिर अपने रूप में आकर के और वहीं लेट गई। इधर जब सवेरा हुआ, राजकुमार ने सोचा इसने धान में से चावल तो निकाल नहीं पाए होंगे, चलो हमें ये धान पुनः जाकर के अपने पिताजी को वापस कर देते हैं। ये सोच करके उसने वो धानों को समझ करके उस बोरा को उठाया और अपने पिताजी को देने के लिए राज दरबार की ओर चल दिया। उससे पहले उसके जो बड़े भाई थे दोनों, वो भी अपने अपने धान को लेकर के और राज दरबार की ओर निकल दिए। दोस्तों, बड़ा बेटा जब पहुंचा, उसने जैसे का तैसा जो धान था, धान का बोरा था, वो जाकर के राजा के सामने रख दिया और कहा कि पिताजी, हमारी पत्नी ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद में जो मझला बेटा था, उसने ले जाकर के वो धान और चावल रखे हैं। राजा ने देखा है, सोचा चलो
हमारी मजली बहू है, उसने कुछ प्रयास तो किया, पूरी तरह से धानों में से चावल नहीं निकाल पाए, कुछ धान रह गए हैं, लेकिन प्रयास तो किया। और बड़ी बहू ने तो कोई प्रयास ही नहीं किया, उसने किया ही नहीं। उसके बाद में छोटे बेटा ने ले जा करके जब वो बोरा दिया है, राजा ने खोला तो उसमें से बहुत साफ सुंदर चावल नजर आए। तब राजा बहुत ही प्रसन्न होता है और दरबार में कहता है कि हमारी छोटी बहू ने हमारा दिल जीत लिया, कितना साफ सुथरा चावल निकाला है। दोस्तों, उस छोटे राजकुमार ने देखा तो राजकुमार ने मन ही मन में विचार किया, अरे वो तो बंदरिया है, वो कैसे धानों से चावल निकाल सकती है, किसी दासी से उसने निकलवा लिए होंगे, किसी दासी का काम होगा। चलो हमारी बेइज्जती तो बच गई, चलो हमारी इंसल्ट तो होने से बच गई। दोस्तों, उसके बाद में राजा ने फिर क्या किया, राजा ने एक बहुत ही सुंदर रेशम का कपड़ा मंगवाया और रेशम का कपड़ा मंगवा करके एक कपड़ा बड़े बेटे के लिए दिया और कहा है कि जाओ अपनी पुत्र वधू से एक पोशाक हमारे लिए बनवा करके लाओ। उसके बाद में वही रेशम का दूसरा कपड़ा मझले बेटे को दिया, उससे भी यही कहा कि अपनी बहू से हमारे लिए एक पोशाक सिलवा दो। और वही रेशम का तीसरा कपड़ा जो था अपने छोटे बेटा के लिए दिया और उससे भी कहा कि तुम अपनी बहू से एक सुंदर हमारे लिए पोशाक सिलवाओ। देखें हमारी कौन सी बहू हमारे लिए सुंदर पोशाक सिल करके पहुंचाती है। दोस्तों, तीनों बेटे रेशम का कपड़ा ले ले करके अपने घर पहुंच जाते हैं। बड़े बेटे ने जाकर के सारी बात पोशाक के बारे में अपनी बहू से कह दिया, मझले बेटे ने भी उस पोशाक के बारे में अपनी बहू के लिए समझा दिया। अब दोस्तों, बड़े बेटे की बहू ने सोचा मैं तो राजकुमारी हूं, मैं काहे को पोशाक सिलूं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं आता है। उसने ये सोच करके कुछ नहीं किया, कपड़ा वैसा ही रखा रहा। दोस्तों, और जो बीच वाला बेटा था उस राजा का, उसकी बहू ने प्रयास किया, एक पोशाक बनाई और लेकिन पोशाक अच्छी नहीं बन पाई, फिर भी उसने प्रयास किया। और इधर दोस्तों, जो तीसरा बेटा था जिसकी शादी बंदरिया के साथ में हुई थी, वो बंदरिया दोस्तों नहीं थी, वो एक परी थी, बंदरिया परी थी। वो रात के 12 बजे के बाद में सुंदर नारी बन जाया करती थी। इसका भी कारण था दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा। मित्रों, उस रेशम के कपड़े को लेकर के वही राजकुमार उस दिन की तरह चिंतित होकर के पलंग पर जाकर के बैठ गया। बंदरिया आती है और कहती है, क्या हुआ, अब क्या बात है, अब आपके पिताजी ने कुछ और सवाल कर दिया क्या? बंदरिया के ये पूछने पर वह राजकुमार गुस्सा में कहता है, तू यहां से चली जा, तू ये काम नहीं कर सकती है, तूने ये चावल धानों में से किसी दासी से निकलवाए होंगे, लेकिन मैं ये बात किसी से कह नहीं सकता हूं। अगर ये बात मैं कहता हूं तो आगे के लिए हमारी पोल और खुल जाएगी, इसलिए तू हमारी नजरों के सामने से हट जा। तेरे बस की ये बात नहीं है जो तू बार बार हमसे पूछ रही है कि क्या चिंता है, क्या बात है। दोस्तों, बंदरिया ने फिर कहा, आप नाराज मत होइए, बताइए तो सही बात क्या है, आपकी पिताजी ने अब की बार क्या काम बता दिया है जो आपके लिए चिंता सता रही है। दोस्तों, बंदरिया के अधिक पूछने पर फिर वही सारी दास्तान उस राजकुमार ने बंदरिया से कही है कि अब की हमारे पिताजी ने एक रेशम का कपड़ा दिया है और आदेश किया है कि अपनी बहुओं से एक सुंदर हमारे लिए पोशाक सिलवा करके लेके आओ। देखें कौन सी बहू हमारे लिए सुंदर पोशाक सिल करके भिजवाती है। इस बात को लेकर के मुझे चिंता हो रही है। मैं सोचता हूं कि उस दिन तो किसी ना किसी से तूने धानों से चावल निकलवा लिए होंगे, लेकिन ये पोशाक तू कैसे सिल पाएगी, तू तो एक बंदरिया है। राजकुमार की बात को सुनकर के बंदरिया दोस्तों कहती है उस राजकुमार से कि आप घबराइए नहीं, ये भी काम मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा, आप चिंता को छोड़ करके सो जाओ। बंदरिया की बात को सुनकर के वह राजकुमार जो था वह सो जाता है और सोचता है कि इसके बस की तो बात है नहीं, कल तो मेरी बेइज्जती निश्चित है। राजकुमार दोस्तों सो गया। इधर 12 बजे के बाद में अर्धरात्रि के समय वो बंदरिया ने अपना रूप गायब किया और एक सुंदर परी बन करके और बहुत सुंदर उसने पोशाक सिली उस राजा के लिए, और उसके बाद में वह अपने रूम में आकर के और वहीं सो गई। जब सवेरा होता है तो रात्रि में बंदरिया ने रूप बदल करके पोशाक एक सिली थी, थैले में रखती थी, वो थैला उठा करके और वह राजकुमार अपने पिताजी के पास में चल देता है। दोस्तों, बड़ा लड़का पहुंचा, उसने जो कपड़ा दिया था जैसा का तैसा वापस कर दिया और कहा कि हमारी बहू ने ऐसा काम नहीं किया। वो सोचने लगी कि मैं एक राजकुमारी हूं और मैं ये नहीं करूंगी। वह कपड़ा राजा ने वापस हाथ में ले लिया। उसके बाद में मझले बेटा ने वो पोशाक राजा के लिए दी। राजा ने पोशाक जब देखी तो राजा ने विचार किया,
चलिए ठीक है, हमारी मजली बहू ने प्रयास तो किया लेकिन पोशाक अच्छी नहीं बना पाई। उसके बाद में जो तीसरा बेटा राजकुमार पास में खड़ा था, उसने अपना थैला पकड़ा दिया जिसमें पोशाक थी। दोस्तों, वह राजा उस थैले से पोशाक बाहर निकालता है और जब पोशाक की सुंदरता को देखता है, बड़ी सुंदर पोशाक सिली हुई थी, राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। राजा उस दरबार में अपनी छोटी बहू की बड़ाई करने लगा। बड़ी बहू के बारे में कहा, उसने तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हमारी बीच वाली बहू ने प्रयास किया है। अच्छी नहीं सिल पाई लेकिन प्रयास तो किया है, और सबसे अच्छी सुंदर पोशाक अगर सिली है तो हमारे छोटे बेटा की बहू है। राजा बहुत ही प्रसन्न था। दोस्तों, उस पोशाक को देख करके राजकुमार अब बहुत ही चिंता में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया। राजकुमार मन ही मन में विचार करता है कि हमारी पत्नी तो बंदरिया है। उस दिन उसने धान से चावल निकाल दिए, जो ये बात उसके लिए असंभव थी। आज इतनी सुंदर पोशाक सिली है, ये भी इसके लिए असंभव थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम करता कौन है और इतना अच्छा काम करता कौन है। पत्नी तो बंदरिया है और फिर ये काम कैसे हो जाता है। उस राजकुमार ने दोस्तों मन ही मन में विचार किया, चलो हम इस बात का पता लगाएंगे, इस बात की खोज करेंगे कि हमारे घर में कौन आता है और ये काम करके चला जाता है। हमारी बंदरिया तो कुछ कर ही नहीं सकती है। दोस्तों, वह राजकुमार इस बात का पता लगाने लगा। 2-4 दिन हो गए लेकिन वह उस बंदरिया के बारे में पता नहीं लगा पाया। फिर उसने विचार किया, चलो हम अपनी माता जी के लिए ये बात बताते हैं, हो सकता है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल करके बताएं जिससे ये पता चल जाए कि ये बंदरिया काम करती है या कोई और आता है। इस बंदरिया के बारे में सारा राज पता चल जाएगा। ये सोच करके वह छोटा बेटा अपनी माता के पास में पहुंचता है और सारी बात बताता है और कहता है कि माता जी, आज तक हमने जो बात नहीं बताई वो मैं आज आपको बता रहा हूं। हमारी शादी किसी सुंदर राजकुमारी से, सुंदर लड़की से नहीं हुई है। हमारी शादी एक बंदरिया से हुई है, जो पिताजी का आदेश था, जिस आदेश को मैं टाल नहीं पाया और इसलिए मैंने बंदरिया से शादी कर ली। और बंदरिया ने ये काम किया है, जो धानों से चावल निकाले और एक सुंदर पोशाक सिली। माता जी, ये काम इस बंदरिया का नहीं है, इसके लिए बहुत असंभव है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बंदरिया के अंदर कोई राज छिपा है, ये बंदरिया है या कोई और है, या हमारे महल में कोई और आता है, इसका चक्कर क्या है। माता जी, 3-4 दिन से मैं पता लगा रहा हूं लेकिन इसके बारे में मैंने कोई पता नहीं लगा पाया। दोस्तों, अपने छोटे बेटे की बात को सुनकर के वह माता कहती है, बेटे घबराइए नहीं, अब इस बात का पता मैं तुमको लगा करके दूंगी कि तुम्हारे घर में आता कौन है या इस बंदरिया के अंदर क्या राज छिपा हुआ है। अपने माता की बात को सुनकर के वह छोटा राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। इधर वह बेटे की माता अपने पति राजा के पास में पहुंची है और सारी बात अपने छोटे राजकुमार के बारे में समझा दी। राजा भी बहुत ही असमंजस में पड़ गया, का मतलब चक्कर क्या है। मैं यही तो सोच रहा था कि इतना सुंदर काम हर स्त्री नहीं कर सकती है। रानी ने कहा, महाराज, अब इस बात का पता कैसे लगाया जाए। 2-3 दिन बेटे ने बहुत प्रयास किया लेकिन वह पता नहीं लगा पाया। राजा कहने लगा, ये बात को मैं भी सोच रहा हूं कि पता कैसे लगाया जाए। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में वह रानी कहने लगी, महाराज, मेरी एक समझ में राय आ रही है। राजा ने कहा, कहो। दोस्तों, तब उस रानी ने कहा है कि कल तीनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म तैयार की जाए और तीनों बहुओं के मुंह दिखाई की रस्म दरबार में होगी, और जब छोटे बेटे की बहू अगर होगी तो जरूर आएगी और बंदरिया होगी तो राज खुल ही जाएगा। राजा ने कहा, तुमने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली, मैं भी यही सोच रहा था। चलिए कल अपनी तीनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म दरबार में करते हैं। और राजा ने यह आदेश करवा दिया अपनी तीनों बहुओं के लिए मंत्री के द्वारा कि तीनों बहुओं की मुंह दिखाई दरबार में होगी, ये रस्म कल होगी और सब लोग तैयार होकर के आ जाए। मंत्री पहले बड़ी बहू के पास में पहुंचा है, उसके बाद में मझली बहू के पास में पहुंचा है और फिर सबसे छोटे बेटे के घर पे पहुंचा है जहां छोटा राजकुमार था। वहां जाकर के कहा है कि तुम अपनी बहू से कह दो कि कल दरबार में मुंह दिखाई की रस्म होगी और आ जाए। इतना कहने के बाद में मंत्री तो चला गया। अब वह छोटा राजकुमार जो था दोस्तों, वह बहुत ही चिंता में पड़ गया, भयानक चिंता में पड़ गया। अभी तक तो ये राज हमारा छिपा रहा कि मेरी शादी बंदरिया से हुई है और कल तो राज हमारा खुल ही जाएगा कि हमारी शादी बंदरिया से हुई है। सारे दरबारियों को, सारे शहर को पता चल जाएगा कि एक राजा के बेटा की शादी बंदरिया से हुई है। ये सोच करके उस राजकुमार के चेहरे पर चिंता छाती जा रही थी, चेहरा मुरझाता जा रहा था
और पलंग पर बैठा हुआ था, रात्रि का समय था। बंदरिया फिर जाकर के दोस्तों पहुंच गई, पलंग पर बैठ गई और कहने लगी, क्या बात है, अब की बार क्या हुआ, क्या चिंता है? आज तो तुम्हारा चेहरा कुछ और ही बता रहा है कि तुम भयानक संकट में पड़ चुके हो। जवाब दिया बंदरिया, तू सही कह रही है कि आज तो मैं भयानक संकट में पड़ गया हूं। बंदरिया ने कहा, बात तो बताओ, बात क्या है? जवाब दिया, तू हमारे सामने से चली जा। तेरे राज को मैं आज तक छिपाता रहा, लेकिन अब तेरा राज नहीं छिप पाएगा। मेरी बदनामी और मेरे पिता की बदनामी कल दरबार में निश्चित है। हमारे पिताजी ने आदेश किया है कि कल तीनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म दरबार में होगी और हमारी दोनों भाभियां अपने अपने पतियों के साथ दरबार में पहुंच जाएंगी। लेकिन मैं जब जाऊंगा तो क्या मैं तुझे लेकर के जाऊंगा? दोस्तों, उस राजकुमार की बात को सुनकर के बंदरिया हंसी और कहने लगी, आप घबराइए नहीं, आप मत घबराइए। राजकुमार कहने लगा, तू क्या कह रही है, घबराइए मत? अरे घबराने वाली बात तो ही है और तू कह रही है कि घबराइए मत। बंदरिया ने समझाया कि आप परेशान मत होइएगा, अभी तुरंत जाइए अपने पिताजी के पास में और उनसे जाकर के कह दो कि दो बड़े बेटों की बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म दिन में कर लें और छोटे बेटे की बहू की मुंह दिखाई की रस्म रात्रि में 12 बजे के बाद होगी। राजकुमार ने बंदरिया की बात को सुना, तुरंत भागा और जाकर के अपने पिताजी से कहा कि हमारी बहू रात के 12 बजे के बाद में मुंह दिखाने के लिए आएगी। दोस्तों, राजा सहमत हो गया। इधर जब दूसरा दिन होता है, दरबार लगता है, तो राजा के 2 बड़े बेटे थे जो उनकी बहुएं थीं। बड़ा बेटा अपनी बहू को लेकर के दरबार में जाता है और मझला बेटा भी अपनी बहू को लेकर के दरबार में पहुंचता है। बड़ी हंसी खुशी से उनकी मुंह दिखाई की रस्म दरबार में होती है। सभी दरबारी लोग राजा के बड़े पुत्रों की बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। इधर पूरा दिन निकल गया, दरबारी लोग बैठे हुए थे, कहते थे कि आपका छोटा बेटा अपनी बहू को लेकर के नहीं आ रहा है। तब राजा ने कहा, आप इंतजार करिए, रात के 12 बजे के बाद हमारी छोटी बहू आएगी। दोस्तों, इंतजार करते करते जब रात के 12 बजते हैं, उससे पहले वो बंदरिया कहती है कि आप अब अपने दरबार में पिताजी के पास पहुंचो और मैं अभी तुरंत आ रही हूं। राजकुमार अपने पिताजी के पास में पहुंच जाता है। 12 बजे के बाद में बंदरिया अपने रूप को गायब करती है, एक सुंदर सी परी स्त्री बनकर के और दरबार में पहुंच जाती है और मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। और जब दरबारियों ने, राजा ने, राजमाता ने जब छोटे राजकुमार की बहू को देखा जो सबसे सुंदर देखने में नजर आ रही थी, आखिर को वह परी लोक की परी थी जो सुंदर थी, देख करके दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा अपनी छोटी बहू को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमार खड़ा था, वो भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर इसने सोचा कि हमारी पत्नी तो बंदरिया थी जिसको मैं बंदरिया छोड़ करके आ रहा हूं, ये चक्कर क्या है? ये तो बहुत सुंदर स्त्री हमारे लिए नजर आ रही है। अब वहां दरबार में तो मुंह दिखाई चल रही है। इधर छोटा वाला बेटा महल में भागा और सोचता हुआ जा रहा है कि चलो देखें, अगर कोई ये दूसरी स्त्री बंदरिया ने भेजी होगी तो बंदरिया महल में बैठी होगी, और अगर बंदरिया हमारी बंदरिया नहीं होगी, एक स्त्री होगी, तो इसका भी राज खुल जाएगा। ये विचार करता हुआ राजकुमार जो था भागा चला जा रहा था मित्रों। और जाकर के जब महल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसे बंदरिया नजर नहीं आ रही है। हर जगह महल में देखा लेकिन बंदरिया नजर नहीं आई। पलंग पर जाकर के देखा तो बंदरिया के पूरे शरीर की खाल पड़ी हुई थी। राजकुमार ने देखा तो वह दंग रह गया। राजकुमार सोचने लगा, यही राज था, ये कोई मामूली बंदरिया नहीं थी, ये कोई अप्सरा है, कोई परी है जो हमारी पत्नी इतनी सुंदर है। ये देख करके राजकुमार प्रसन्न होता है और विचार करता है कि आज के बाद मैं इस खाल को ही नहीं रखूंगा, इसको जला दूंगा। जब ये खाल जल जाएगी तो हमारी पत्नी दोबारा बंदरिया नहीं बन पाएगी। ये सोच करके दोस्तों उस राजकुमार ने उस खाल में आग लगा दी और जैसे ही वो खाल जली, खाल जलने लगी तो उधर में परी भी जो दरबार में मुंह दिखाई की रस्म कर रही थी वो भी जलने लगी। और जब उसको जलता हुआ राजा ने देखा तो राजा दंग रह गया, राजा घबरा गया, सब दरबारी घबरा गए, ये चक्कर क्या है। इधर दोस्तों जैसे ही वो खाल जल करके राख बनी और उधर उसकी पत्नी भी जो परी थी वो भी राख बन गई। वह भाग करके जब दरबार में पहुंचा उसने देखा कि उसकी पत्नी की राख बन चुकी है, वह भस्म हो चुकी है। अब वह राजकुमार बहुत ही दुखी होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या हुआ, हमने अपनी पत्नी को अपने हाथों से ही मार दिया। राजा भी बहुत ही चिंतित है दोस्तों। अकस्मात उसी दरबार में उतने ही समय वही सन्यासी का आना होता है
जो सन्यासी 3 धनुष बाण राजा के लिए दे करके गया था। राजा बहुत ही दुखी होता है और सन्यासी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और सारी बात बताता है कि महाराज, अभी अभी ये हादसा हमारे छोटे बेटे के साथ में हुआ। छोटे बेटे की बहू जल करके यहाँ भस्म हो गई। इसका चक्कर क्या है? सारी बात उस राजकुमार ने कही है कि हमने इसकी खाल को जला दिया और जैसी खाल जली ये भी जल करके भस्म हो गई। तो दोस्तों, बस सन्यासी सारी बात समझाता है और कहता है उस राजकुमार से, बेटे घबराइए नहीं, थोड़े समय के बाद में तुम्हारी बहू आ रही है। अब सब दरबारियों को, राजकुमार को राजा का उस बहू का आने का इंतजार था। इधर सन्यासी ने सारी दास्तान समझाई है राजा के लिए कि राजा साहब, जो ये बहू भस्म हुई है ये परिलोक की अप्सरा है और मैं एक जगह पर तपस्या कर रहा था तो ये परियों के साथ में आई और जिस जगह पर मैं तपस्या कर रहा था उस जगह पर आकर के ये उपद्रव मचाने लगी, क्रीड़ा करने लगी, जिससे इसके शोरगुल से हमारी तपस्या भंग हो गई, हमारा ध्यान भंग हो गया। हमने इसको श्राप दे दिया कि तू बंदरिया हो जा। ये हमारे पैरों में गिर गई, माफी मांगने लगी और आंखों में आंसू भर करके रोने लगी, महाराज हमारी रक्षा करें, हमसे भूल हो गई है। मैंने इसकी करुण पुकार सुनी तो मुझको दया आ गई और मैंने इसको वरदान दे दिया कि तू इसी व्रज पर रहे। आधी रात के समय के बाद में तू पुनः अपने रूम में आ जाया करेगी और उसके बाद में फिर बंदरिया बन करके रहेगी। और जो राजकुमार तेरे साथ शादी करेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी खाल को वह जला देगा और तू जल करके भस्म हो जाएगी, तुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और वह काम मैंने किया। इसकी करुण पुकार से मैं 3 धनुष बाणों को इसीलिए लाया था और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये बाण छोड़ दो और जहां ये बाण गिरे वहीं की लड़कियों से अपने बेटों का विवाह कर लो। तो छोटे वाले लड़के का बाण वहीं वृक्ष पर गिरा जो ये बंदरिया परी रह रही थी। इसका विवाह हुआ और वही हुआ जो मैंने इसके लिए समझाने के लिए सांत्वना दी थी। राजा साहब, इस श्राप से इसको मुक्ति मिल चुकी है। अब आज के बाद में ये बंदरिया नहीं बनेगी और हमेशा तुम्हारे छोटे बेटे की सुंदर बहू बन करके रहेगी। दोस्तों, सन्यासी की बात को सुनकर के सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राजा बहुत ही खुश हो जाता है और उस राजकुमार के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी एक अद्भुत कहानी राजा के 3 बेटों की, जो एक बंदरिया से राजकुमार की शादी हुई थी, जो हमने इस कहानी के माध्यम से आप तक ये पहुंचाया है और समझाया है। तो दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।